आज बच्चों हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू करेंगे आपके साथ। मतलब कि इस चैप्टर के बारे में आपने कभी भी ना तो देखा होगा, ना सुना होगा, ना पहले इसका कोई लिंक आपने पढ़ा होगा। तो बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नया ब्रांड न्यू चैप्टर है, बड़ा मज़ा आएगा। चैप्टर का नाम लिखते हैं। न्यू चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप ESOP, ब्रैकेट क्लोज। इसको ESOP बोलते हैं, शायद आपने शायद कभी सुना हो, भूले बिसरे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। तो इस चैप्टर की वेटेज 5 से 10 नंबर तक की, 10 बिल्कुल अपर लिमिट है, आप मान के चलना कि 5 ही है, लेकिन बहुत ही अपर लिमिट होगा तो 10 भी आ जाता है। तो 5 से 10 नंबर तक की इसकी वेटेज रहती है, ठीक है ना। तो पहले हम पूरी बात समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मैं थोड़ा ब्रीफ आपको बता देता हूँ। हमें इस चैप्टर में मुंशीगिरी सीखनी है। मतलब चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग। किसकी अकाउंटिंग? ESOP की अकाउंटिंग। तो ESOP पहले मैं आपको समझाऊंगा, लगभग वो समझाने में ही 20-25 मिनट शायद निकल जाएंगे। तब तक मतलब आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा, है ना। तो पूरी स्टोरी बस आप आराम से सुनते रहना। जब लिखना होगा मैं आपको खुद बताऊंगा कि अब लिखना है। तो ये ESOP की शुरुआत कैसे हुई, ये क्या स्टोरी है, हम एक स्टोरी समझते हैं पहले कि कैसे कहानी की शुरुआत हुई। तो मान लेते हैं कंपनी है और उस कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, और होते ही हैं, ये सारे उसके क्या हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। अब कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, ट्रेन करती है। ट्रेन का मतलब है कि वो उनको सिखाती है कि कैसे काम करना है, वो उनके डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करती है। जैसे अगर हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय होते हैं तो हम अपने उन एम्प्लॉयज़ को सिखाने पर कुछ खर्चा करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं। और उनको ट्रेन करते करते, उनको एक्सपीरियंस लेते लेते कभी कभी 1 साल या 2 साल का समय हो जाता है। और धीरे धीरे जाकर वो एम्प्लॉय जब सीख जाते हैं बहुत अच्छे से हमारा काम कंपनी का, तो कंपनी को लगने लगता है कि ये व्यक्ति अब हमारी कंपनी के लिए एक एसेट है, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए अब अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चालू होते हैं, और आप भी कुछ सालों बाद चालू हो जाओगे। तो आप जब किसी कंपनी में काम करोगे, उस कंपनी के बारे में आप जब सारी चीज़ें जान जाओगे, कंपनी आपको ट्रेन कर देगी, डेवलप कर देगी, तो ऑब्वियसली जैसे ही कहीं पर आपको किसी और दूसरी कंपनी ने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा का पैकेज दिया, तो आप तुरंत क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, स्विच कर दोगे। तो आप इस कंपनी को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, और इस कंपनी को छोड़कर कहाँ चले जाओगे, दूसरी कंपनी पर, जिसने आपको 1 लाख रुपए मान लेते हैं ज़्यादा देने का फैसला ले लिया। तो अब इससे में किसका नुकसान हुआ, मतलब पहली वाली कंपनी का। उसका क्या नुकसान हुआ, उसने एम्प्लॉय को देखो ट्रेन करा, डेवलप करा, सिखाया कि कैसे काम करते हैं, और वो सब सीखने करने के बाद वो एम्प्लॉय जो है ज़्यादा पैसों के लिए कहाँ चला गया, दूसरी कंपनी में चला गया। तो ये इसमें कोई गलत तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसको बांध दो कि नहीं तुम नहीं जाओगे। तो ये प्रॉब्लम बहुत धीरे धीरे, ये 90s की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय का दौर था। तो उस समय ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारी कंपनियों को देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत है, अब क्या करें। तो जहाँ प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और जब वो बड़ी होती हैं तो फिर सॉल्यूशंस भी आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे कि भाई अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कंपनियों ने धीरे धीरे दिमाग लगाना शुरू करा। और अब मैं आपको असली कहानी समझाता हूँ कि क्या हुआ। अब कंपनी ने क्या करा, मान लेते हैं एक ऐसी रैंडमली कोई डेट लिख लेता हूँ, मान लेते हैं आज है 1 अप्रैल 2020। कंपनी ने आज अपने एक एम्प्लॉय को एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी भेजने का मतलब है, ऐसी लिख लेते हैं, एक लेटर भेजा, ठीक है ना। इस चिट्ठी में उसको ये लिख कर दिया, इस चिट्ठी में उसको ये बोला कि एम्प्लॉय जी, अगर आप हमारी कंपनी में टिक कर, मतलब बीच में नौकरी ना छोड़कर टिक कर
3 वर्षों तक काम अगर करते रहोगे और हमारी कंपनी को बीच में नहीं छोड़ोगे, तो मैं पहले 3 साल बना लेता हूँ। तो कंपनी ने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में एम्प्लॉय को ये बोला कि अगर आप हमारी कंपनी में 3 साल तक नौकरी लगातार करते रहोगे और बीच में हमारी कंपनी को नहीं छोड़ोगे, तो हम 3 साल बाद आपको अपनी कंपनी के 2000 शेयर्स देने का प्रॉमिस करते हैं, और वो भी मात्र एट 20 रुपये। मतलब मैं ये कहानियाँ ऐसी बोल रहा हूँ, तो जो मैं 3 साल कह रहा हूँ वो कुछ भी हो सकता है, जो मैं 2000 शेयर्स कह रहा हूँ वो कुछ भी हो सकते हैं, जो मैं 20 रुपये कह रहा हूँ वो कुछ भी हो सकता है। तो वो तो मैं ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ। और आज इस कंपनी का जो मार्केट प्राइस है शेयर का, वो है 2000 रुपये। अब ये चिट्ठी आप अपने ऊपर लागू करो कि अगर आप वो एम्प्लॉय होते और आपके हाथ में चिट्ठी आए, तो आप भी ये चिट्ठी अब पढ़ो और आप क्या सोचोगे कि भाई अगर मैं 3 साल नौकरी कर लेता हूँ इस कंपनी में, तो 3 साल बाद मुझे ये ऑप्शन मिलेगा, मुझे ये ऑफ़र मिल जाएगा कि मैं चाहूँ तो कंपनी के 2000 शेयर्स खरीद लूँगा, और वो भी मात्र कितने रुपए में? 20 रुपये में। जबकि आज उस कंपनी का शेयर बाजार में कितने का है? 2000 रुपये का है। तो अब आपके मन में एक नोशनल कैलकुलेशन शुरू हुई होगी, आपको लगा होगा कि यार आज जिस कंपनी का शेयर 2000 रुपये का है, वो शेयर मुझे मात्र 20 रुपये में मिल जाएगा, यानी कि 1800 रुपये पर शेयर का नोशनल फ़ायदा अभी नज़र आ रहा है, और वो तो एक शेयर का। और आप कितने शेयर खरीद लोगे? 2000। तो 2000 इंटू 1800, 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए 2000 इंटू 1800, या अच्छा 1980। ओह, ये तो और फायदा है फिर तो 1980 इंटू 2000 शेयर्स 39,60,000। तो मतलब हम 50 लाख मान लेते हैं रफली, या 40 लाख सॉरी मान लेते हैं रफली। तो मतलब बुरा तो नहीं है, 3 साल ही तो नौकरी करनी है आपको टिक कर। तो ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्यार की डोर है, या प्यार की डोर भी गलत ही कह रहा हूं, एक तरह से ये लालच की पुड़िया है कि जो मैंने आपके यानी कि एम्प्लॉय के जेब में रख दी। अब आपके जेब में ये जो लालच की पुड़िया मैंने रखी, आप इसी मजबूरी में ही सही कम से कम क्या सोचोगे कि मैं 3 साल तो यहां पर काम कर लेता हूं। तो गलत तो नहीं है। तो ये चीजें एम्प्लॉयज के नौकरियां छोड़ने की प्रॉब्लम की वजह से 90s में डेवलप की गई। ये कंपनियों ने ये नया एक स्कीम निकालना शुरू करा। जहां तक मुझे लगता है सबसे पहले इन्फोसिस ने ये शुरू करा था, वहां पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी। तो खैर फिर तो अब तो खैर मॉडर्न ज़माना आ चुका है, अब तो सारी कंपनियां ये ईसॉप नामक चीज़ इशू करने लगी हैं। तो अब अगर मैं चैप्टर के नाम के उस ईसॉप वर्ड को ब्रेक करूँ, तो देखो पहला वर्ड क्या है? एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ तो अब समझ गए कि क्यों इसमें एम्प्लॉयज़ का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये नौकरी एम्प्लॉयज़ छोड़ रहे थे, इस वजह से दिक्कत शुरू हुई थी। स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक वर्ड जो है ना, ये अब वो स्टॉक नहीं होता जो शायद आप अकाउंटिंग में वैसे सोचते थे कि भाई स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। स्टॉक को फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में हम शेयर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 2 तरह के स्टॉक्स होते हैं, एक को बोलते हैं कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मतलब होता है इक्विटी शेयर, और एक को बोलते हैं प्रिफर्ड स्टॉक। प्रिफर्ड स्टॉक का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर। तो स्टॉक वर्ड जो होता है, जब फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज चल रही होती हैं, उसमें स्टॉक मतलब एक तरह से आप शेयर समझा करो। तो एम्प्लॉय वर्ड समझ गए क्यों आ रहा है, शेयर वर्ड समझ गए क्यों आ रहा है। ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब ये है, ऑप्शन किसे कहते हैं? अच्छा हिंदी में ऑप्शन विकल्प, चॉइस, बिल्कुल सही। तो 3 साल बाद, ये ध्यान रखना, 3 साल बाद एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि भाई लेना ही लेना है तुम्हें 2000 शेयर, उसके पास ऑप्शन होगा। अगर तो वो कहेगा हाँ मुझे मंजूर है, तो वो ले लेगा, और अगर वो कह देगा कि नहीं नहीं मैं नहीं लेना चाहता, तो वो मना भी कर सकता है, उसकी मर्जी। तो उसके पास कंपल्शन नहीं है, मतलब उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है, उसके पास क्या है? चॉइस है, ऑप्शन है। तो इसीलिए तीसरा वर्ड जो है इसमें आ रहा है, जिसका नाम है ऑप्शन। तो इसको बोल दिया प्लान। प्लान क्यों बोल दिया? क्योंकि कंपनी की ये चाल है। कंपनी की क्या है? ये
चाल है ताकि एम्प्लॉय को वो रोक सके। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो हर वर्ड का महत्व है कि वो क्यों आ रहा है। एम्प्लॉय से प्रॉब्लम शुरू हुई तो एम्प्लॉय, स्टॉक मतलब उसको हम शेयर देने का प्रॉमिस कर रहे हैं तो स्टॉक, ऑप्शन मतलब उसके पास चॉइस है कि वो ले या ना ले, और प्लान मतलब कंपनी की चालाकी है ये। तो ये चिट्ठी को कह सकते हैं, इस चिट्ठी को आप कह सकते हो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, है ना। अच्छा, थोड़ी सी स्टोरी और बना देता हूं आगे। तो इस एम्प्लॉय को कितने साल नौकरी करनी है? 3 साल नौकरी करनी है। अब जैसे ही मान लो उसने 3 साल नौकरी कर ली फॉर एग्जाम्पल, तो 3 साल नौकरी करते ही ऐसा नहीं कि बस रातों रात उसको फैसला करना भाई चलो कंपनी घड़ी देख रही है और 12 बज गए भाई 31 मार्च, अब बताओ कि तुम्हें लेने हैं या नहीं। तो थोड़ा सा समय दिया जाता है उसको, है ना। तो मतलब हम मान लेते हैं 5, 7, 10 महीने उसको मिलते हैं। तो कंपनी उसको कहती है कि भाई ठीक है, तुम सोच लो आराम से, तुम थोड़ा सा समय ले लो और फिर हमें बता देना कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस थोड़े से समय को कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। क्या कहते हैं? एक्सरसाइज पीरियड, है ना। तो अब आप ये देखो, पहले मतलब इतनी स्टोरी समझो कि आपको बेसिक चैप्टर का मूल समझ आए। हालांकि इसका मेरी अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं, मतलब जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे या आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये स्टोरी का कोई यूज तो हो ही नहीं, किसी क्वेश्चन में तो बोला नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में वो ये नहीं कहेगा कि नौकरी छोड़ रहा है एम्प्लॉय और ये हुआ वो हुआ, पर आपको ईसॉप का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। तो क्लियर हो गया ईसॉप का मीनिंग? ठीक है, तो आप एक काम करो, अब आप पहले इतना डायग्राम बना लो, ये वाला। ऊपर की स्टोरी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो आप बस ये स्टोरी बना लो, तो इससे आपको कॉन्सेप्चुअल बात याद आ जाएगी कि ये कहानी सर ने सुनाई थी। फिर इसमें और बातें लिखेंगे। चलो जी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक स्टोरी। अब इसमें कुछ बातें हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना। अब मान लो एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है और वो नौकरी करते करते मान लो अभी उसको 1 साल हो गया। अब 1 साल बाद मान लो उसे पता लगा कि कंपनी का जो मार्केट प्राइस है शेयर का, मार्केट प्राइस वैसे मैं बता देता हूँ किसे कहते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जो उस कंपनी का शेयर बाजार में चलता है। बाजार मतलब शेयर बाजार आमतौर पे। तो जब कंपनी ने वो चिट्ठी दी थी, उस चिट्ठी देने को वैसे बोलते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, उसे बोलते हैं ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन। उसे क्या बोलते हैं? ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन। मतलब उसने चिट्ठी दी, कंपनी ने चिट्ठी दी, उसे बोलते हैं ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन। तो उस दिन क्या मार्केट प्राइस था शेयर का? 2000। अब मान लेते हैं 1 साल के बाद मार्केट प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं घट गया, तो हमें यह ध्यान रखना है कि 1 साल बाद मार्केट प्राइस जो भी हो जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक सिर्फ दिमाग की नोशनल बात होती है। तो मार्केट प्राइस अगर घट भी गया तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारी अकाउंटिंग पर, क्योंकि बाजार का प्राइस तो रोज बढ़ता घटता है। तो कभी भी मार्केट प्राइस चेंज होता रहेगा, हम उस मार्केट प्राइस को क्या करेंगे? हमेशा इग्नोर करेंगे। इग्नोर का मतलब है अगर मान लो ये प्राइस 2 साल बाद हो गया 3000 रुपए, तो भी हमें कुछ नहीं करना, मतलब तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 3 साल कंप्लीट होने पर जब एम्प्लॉय कहेगा कि मुझे शेयर्स चाहिए, तो कंपनी तो उसको वो शेयर कितने रुपए में देगी? 20 में, जो प्रॉमिस करा है ना। कंपनी उसको शेयर कितने में देगी? 20 में, जो प्रॉमिस करा है। तो इसीलिए बाजार का दाम बाद में कुछ भी होता रहे 3 वर्षों में, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। अब यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लिखेंगे, मतलब पहले मुझे पूरी लिखने देना, कम से कम 5-7 हैं, फिर बाद में आप लिखना। जैसे एक टर्मिनोलॉजी तो हमने लिख ली थी, जैसे एक हमने लिखी थी एक्सरसाइज पीरियड, वो आप समझ गए। एक्सरसाइज पीरियड उधर कोने में लिखा हुआ था। अब ये जो 3 वर्षों का समय होता है, इसे क्या बोलते हैं? ये जो पूरा रेड रंग से कवर कर रखा है, इन 3 वर्षों के समय को क्या बोलते हैं? तो इन 3 वर्षों के समय को कहा जाता है वेस्टिंग पीरियड। क्या बोला जाता है? वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, 2 मिनट बाद रुक के लिखना, क्योंकि मैं कुछ और बातें बताऊंगा, बस आप सुनते रहो। तो 3 वर्षों के समय को क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। अब इस पूरी कहानी में बच्चे के दिमाग में सबसे पहले एक पॉइंट आता है,
कि सर ये जो चिट्ठी है, ये जो ऑफर लेटर की तरह जो चिट्ठी नजर आ रही है, 3 वर्षों तक इस चिट्ठी को पता है क्या बोला जाएगा? 3 वर्षों तक मतलब जैसे हम कोई अमरूद का पेड़ लगाते हैं, मतलब अमरूद का पेड़ तो नहीं लगाते, सॉरी, अमरूद के तो बीज लगाते हैं, वो धीरे धीरे बीज बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। तो जब तक हम अमरूद के बीज को बोते हैं और वो पौधा होता है, फिर पानी डालते हो आप साल 2 साल, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है और पानी डालते हो और बड़ा होता है, तो एक तरह से वो पक रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो 3 वर्ष लगते हैं इस चिट्ठी को पकने में, ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब इस एग्जाम्पल में। तो 3 वर्षों तक इस चिट्ठी को कहा जाता है अनवेस्टेड ऑप्शन। क्या कहा जाता है? अनवेस्टेड ऑप्शन। लेकिन जैसे ही ये चिट्ठी पक गई, मतलब अमरूद का जो वो बीज था वो पूरा पेड़ बन गया, तो 3 वर्षों के बाद, यानी कि एम्प्लॉय ने अपनी नौकरी पूरी कंप्लीट कर ली, वो 3 वर्षों का समय उसने झेल लिया, तो ये चिट्ठी अब क्या बन जाएगी? अब इस चिट्ठी को क्या कहेंगे? वेस्टेड ऑप्शन। वेस्टेड का मतलब हो गया एक तरह से ये चिट्ठी पक गई, या मतलब अमरूद जो है वो पक गया, अब पेड़ से तोड़ सकते हैं, उससे पहले नहीं तोड़ सकते थे, उससे पहले कच्चा था। तो इस चिट्ठी को 3 वर्षों तक क्या बोलेंगे? अनवेस्टेड ऑप्शन। लेकिन 3 वर्ष के बाद क्या बोल देंगे? वेस्टेड ऑप्शन। फिर उसके बाद देखो एक और मजेदार बात जो सबके दिमाग में आता है पॉइंट, कि सर क्या ये जरूरी है कि एम्प्लॉय 3 साल नौकरी करेगा ही? क्या ये जरूरी है? मतलब इस चिट्ठी को अगर जेब में रख लिया किसी एम्प्लॉय के, तो क्या अब ये कंपलसरी हो गया कि वो अब छोड़ेगा ही नहीं नौकरी? ऐसा तो नहीं होगा। क्या पता छोड़ दे, फिर भी छोड़ दे, उसे लगे कि बेकार है कंपनी, मुझे किसी और कंपनी में जाना है, तो ऐसा हो सकता है। तो जब भी कोई एम्प्लॉय मान लो बीच में नौकरी छोड़ रहा है, कहीं पे भी, यहां छोड़ दी उसने, या किसी ने यहां छोड़ दी, या किसी एम्प्लॉय ने यहां छोड़ दी, मतलब 3 वर्षों से पहले अगर किसी ने भी नौकरी छोड़ दी, ऐसे लिख देता हूं, लीव द जॉब, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब कोई नौकरी छोड़ देता है तो उसे बोला जाता है अनवेस्टेड ऑप्शन। मतलब एक कच्चा अमरूद का जो पेड़ था या पौधा था, वो क्या हो गया? टूट गया। कोई उखाड़ के, कुत्ता जो है उसको मतलब मुंह से उखाड़ के फेंक के चला गया, वो पेड़ तो नहीं बनेगा, अब वो पेड़ तो नहीं बनेगा। तो इसे बोला जाता है कि अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, LAPSED, यानी कि वो चिट्ठी जो है वो क्या हो गई? मतलब अब वो बेकार हो गई। उस एम्प्लॉय ने नौकरी जैसी ही छोड़ी तो अब उस चिट्ठी का महत्व खत्म हो गया, वो अमरूद का पेड़ अब कभी भी हमारा नहीं बनेगा, वो बेकार हो गया। अच्छा, और सबसे मजेदार चीज, कुछ लोग तो बहुत ही अतरंगी भी होते हैं, या उनका अपना डिसीजन होता है कि मान लो 3 साल उन्होंने नौकरी भी कर ली और 3 साल के बाद कंपनी ने पूछा कि बताओ शेयर्स लेने, 20 रुपए के देंगे हम, तो वो मना कर रहा है, कह रहा मुझे 20 रुपए भी नहीं देने। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, जरूरी तो नहीं कि हर कोई व्यक्ति ले। तो हो सकता है कोई व्यक्ति लास्ट में भी मना कर दे, वो कह दे कि नहीं मैं नहीं लूंगा, मतलब नो कर रहा है वो। तो उसने 3 साल नौकरी भी कर ली और 3 साल बाद कह रहा है कि मैं नहीं लूंगा, तो फिर उसे क्या बोलेंगे हम? हाँ, तो उसे हम बोलते हैं वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। यानी कि ये अमरूद का पेड़ पूरा पक भी चुका था, मतलब बन भी चुका था, और फिर किसी ने उसको काट दिया। तो पहले ही अगर पौधे को काट दिया जड़ से तो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, और पूरा पेड़ बनने के बाद अगर उसको काट दिया तो वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। तो मतलब लैप्स का मतलब ये है कि वो खराब हो गई चिट्ठी, अब उस चिट्ठी का कोई महत्व नहीं रहा, ये मतलब है। पहले इतनी बात समझ आई। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज। जिस 20 रुपए पर कंपनी ने ये वादा करा है कि हम आपको शेयर कितने रुपए में देंगे? 20 रुपए में। उस 20 रुपए को कुछ कहा जाता है, उस 20 रुपए की एक एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है कि इस 20 रुपए को कुछ कहा जाता है। तो इस 20 रुपए को कहा जाता है, इसे हम कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। क्या कहते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। और मार्केट प्राइस कितनी है इस समय? 2000। तो जो हमने अपने मन में या दिमाग में सोचा था कि आज नोशनल फायदा कितना हो रहा है,
1980, 1980 रुपए का ना, उस 1980 रुपए को, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि उस 1980 रुपए को क्या कहा जाता है, तो उस 1980 रुपए को कहा जाता है फेयर वैल्यू। क्या कहा जाता है? फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला सुनाओ, क्या बन गया? वेरी गुड, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। परफेक्ट। तो ये बन गई मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो देखो कितनी टर्मिनोलॉजीज जो हैं आपको लिखनी है। अब पहले मैं नाम बता देता हूँ। तो एक तो आपने लिख लिया वेस्टिंग पीरियड, उसके अलावा एक्सरसाइज प्राइस वो क्या होता है, फेयर वैल्यू वो क्या होती है, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स वो क्या होता है, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स वो क्या होता है। तो ये 4 टर्मिनोलॉजीज हमें आगे चाहिए होंगी अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो आप अब लिख सकते हो, सारी बातें अच्छे से नोट कर लो, है ना, कुछ भी अब छूटना नहीं चाहिए। तो ये जो पूरा चार्ट आप देख रहे हो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, सारी बातें। ये लो, तो आप ये भी लिख सकते हो अपने चाहे समझने के लिए कि अनवेस्टेड वर्ड का मतलब ये है एक प्रकार से कच्चा, कच्चा, और वेस्टेड वर्ड का मतलब एक तरह से ये है पका। कच्चा आम पका आम आपने खाए होंगे ना, या सुना होगा, बस ये मतलब ऐसे समझ लो। लेकिन कॉन्सेप्चुअली याद रखना है बस कि वेस्टिंग पीरियड के अंदर अंदर अगर है तो अनवेस्टेड कह रहे हैं, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया तो फिर वेस्टेड कह रहे हैं। मतलब जिसने 3 साल कंप्लीट कर लिए, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया तो फिर वो वेस्टेड हो गया, और अगर 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए तो मतलब हम उसको अनवेस्टेड कह रहे हैं, है ना। तो मैं फिर भी एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं ताकि एक बार माइंड में बन जाए बात। तो हम टर्म्स पे फोकस करते हैं क्योंकि कहानी अब आगे काम नहीं आएगी। कहानी का बेस तो आप समझ गए कि एम्प्लॉय नौकरी छोड़ रहा है, तो हम टर्म्स पे फोकस करते हैं शुरू से, ठीक है। तो देखो पहली टर्म है ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन। तो ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन समझ गए क्या है? मैं हिंदी में मैं बोल देता हूं फिर भी। ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन का मतलब है चिट्ठी देना, मतलब कंपनी ने एम्प्लॉय को चिट्ठी दी, मतलब तो ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन। दूसरी टर्म है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस तो मतलब मार्केट प्राइस वो हो गया। तीसरी टर्म है एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या? जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको शेयर कितने में देंगे, 20 रुपए में देंगे। जो चिट्ठी में लिखा होगा प्राइस, उस प्राइस को क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज प्राइस। चौथी टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू किसे बोलेंगे? जो आपके दिमाग में एक प्रकार से नोशनल फायदा है कि 20 रुपए में शेयर खरीदूंगा, मार्केट प्राइस अगर 2000 है तो दैट मीन्स मेरा कितना फायदा हो रहा है? 1980। तो उस नोशनल फायदे को आप फेयर वैल्यू कहोगे। चारों क्लियर हैं भाई टर्म्स? तो अभी टर्म्स पे फोकस करना है आपको। अच्छा, फिर उसके बाद वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड समझ गए क्या है? वेस्टिंग पीरियड मतलब एम्प्लॉय को कब तक नौकरी करनी पड़ेगी। अगली टर्म एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड का मतलब ये कि उसको कितना टाइम दिया है या कितना समय मिला है हाँ या ना कहने के लिए, है ना। तो जब आप सीए बनोगे तो आपके परिवार वाले आपके लिए शादी का रिश्ता लाएंगे, तो कहेंगे भाई हमें 3 महीने में बता दो कि हाँ करनी है कि ना करनी। तो एक तरह से वो एक्सरसाइज पीरियड हो गया। फिर जब तक 3 साल कंप्लीट नहीं हुए तब तक आप इस चिट्ठी को क्या बोलोगे? अनवेस्टेड। और 3 साल होते ही इस चिट्ठी को क्या बोल दोगे? वेस्टेड। तो अनवेस्टेड और वेस्टेड वर्ड का मतलब है कच्चा और पक्का। ये क्लियर हो गया। और आखिरी पॉइंट, अगर 3 साल के अंदर अंदर यानी कि वेस्टिंग पीरियड के अंदर अंदर जब कोई नौकरी छोड़ दे, यानी कि वो कच्चा पौधा कोई तोड़ दे, तो क्या मतलब? अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। और अगर कोई 3 साल कंप्लीट भी कर गया और फिर वो कह रहा है कि मैं ऑप्शन नहीं लेना चाहता, तो फिर उस चिट्ठी को क्या बोल देंगे? वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। तो अब देख लो, अब यहां पर जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं सारी बिल्कुल आपको क्लियर हैं सब बच्चों को?
किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है? अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट जो हमने बना लिया डायग्राम के रूप में, ठीक है ना। अब इसके नीचे आप हेडिंग डालना, स्टार डाल के अकाउंटिंग। अब हमें तो इस चैप्टर में मुंशीगिरी करनी है ना, हमको तो मुंशीगिरी करनी है। तो आप सेंटर ऑफ द पेज हेडिंग डाल सकते हो अकाउंटिंग, ब्रैकेट में लिख लो जर्नल एंट्रीज। चलो तो अभी लिख लेते हैं पहले, अभी ज़्यादा समझेंगे नहीं, फिर क्वेश्चन जब करेंगे तब समझाता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन। कंपनी ने चिट्ठी दी, तो चिट्ठी देने के लिए जब कंपनी चिट्ठी देगी तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? नो एंट्री, क्योंकि चिट्ठी देने की कोई एंट्री नहीं होती है। चिट्ठी तो में तो आप कुछ भी लिख के किसी को कुछ भी दे दो। मान लो मैं आपको एक चिट्ठी में लिख के दूं कि कल मैं ताजमहल खरीदूंगा, और वो चिट्ठी आपको दे दी, तो मैं क्या एंट्री करूंगा इसकी? कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो चिट्ठी में तो हम कुछ भी लिख के किसी को कुछ भी दे सकते हैं, तो इस बात की हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी। नंबर 2, एट द ईयर एंड, फिर साल के अंत में, एट द ईयर एंड, तो एंट्री लिखनी है ए एंट्री, मतलब पहली एंट्री, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, तो एक खतरनाक सी एंट्री लगेगी, लेकिन लिख लेना बिना डरे। तो एंट्री है एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो इसका बेसिकली नरेशन लिख लो आप कि इसका मतलब क्या है। बाकी क्वेश्चन में समझेंगे डिटेल में कि बीइंग कॉम्पनसेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर recognized, being compensation expense for the year recognized। और बी एंट्री वो एक नॉर्मल एंट्री है, वो तो P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। इसकी नरेशन आप लिख लो बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। तो ईयर के एंड पर हम ये एंट्री करते हैं बेसिकली, ठीक है। अभी सोचना मत, दिमाग पे जोर नहीं डालना, नहीं तो घुटने में दर्द होगा कि ये क्या हो रहा है, क्या मतलब। वो मैं आपको एक क्वेश्चन में पूरी डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा कि मतलब ये सब बातें क्या हैं। बाकी सितारा डाल लेते हैं एक, कि अब हम ECE अकाउंट बोलेंगे। तो ECE अकाउंट मतलब एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, है ना, क्योंकि इतना बड़ा बोलें, इतना बड़ा बार बार लिखें तो आप भी डरो, मैं भी टाइम वेस्ट करूं। और दूसरा सितारा लिख लेते हैं। दूसरा हम बोलेंगे ESOO अकाउंट। तो ESOO अकाउंट मतलब क्या? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो अब हम पूरे चैप्टर में और आगे की एंट्रियों में भी, या जहां पर भी अब जब भी इस्तेमाल होगा, हम इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, वो ये नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए नहीं है, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लें, है ना, नहीं तो फिर ICI भी ESOO कर देगा आपका।
तो आपको एग्जाम में नहीं करना, लेकिन हाँ अब क्योंकि हमें समय बचाना है और डरना भी नहीं है तो हम ESOO बोल देंगे, और ESOO का फुल फॉर्म मतलब वही है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बाकी ESOO के नीचे छोटा सा एरो डाल के लिख लीजिए कि इट इज शोन एज रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। रिजर्व एंड सरप्लस को आप चाहे हाईलाइट कर लो या ब्लॉक बना लो। इट इज शोन एज रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट, तो वो भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, तब समझेंगे। तो ये हमारा मतलब एक तरह से हो गया पॉइंट नंबर 2, ईयर एंड। तो ईयर एंड पे हमको 2 एंट्री करनी है, A और B। तो फिर ये रिपीट होती रहेंगी, ईयर एंड चलता रहेगा, ईयर एंड रिपीट चलता रहेगा। नंबर 3 फिर आएगा इशू ऑफ शेयर्स का दिन, यानी कंपनी शेयर अब इशू करेगी, इशू ऑफ शेयर्स का दिन। तो उस दिन की एंट्री लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें लिखना है आपको एक्सरसाइज प्राइस। ESOO अकाउंट डेबिट, इसमें लिखनी है आपको फेयर वैल्यू। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें आपको लिखना है हमेशा फेस वैल्यू। हर शेयर की फेस वैल्यू होती है, आपको 12th में सिखा दिया गया था वैसे ये सब बातें शेयर को लेकर, तो खैर कि शेयर की फेस वैल्यू होती है। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये होगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो इसकी नरेशन लिख लो, इसकी नरेशन तो सिंपल बन गई, बीइंग शेयर्स इशूड, बीइंग शेयर्स इशूड। ठीक है ना, तो ये भी हम समझेंगे अभी जब करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद जी पॉइंट नंबर 4, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, तो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड का मतलब है कि नौकरी छोड़ के चले गए। तो बताओ मेरा एम्प्लॉई नौकरी छोड़ के चला गया, क्या एंट्री करें? जो पहली करी थी, पहली कौन सी वाली? पहली कौन सी वाली? मतलब पहली ये 1 वाली पहली कह रहे हो कि 2 के अंदर पहली वाली कह रहे हो? बोलो बस, या ऐसी बोल दिया? तो भाई अभी यहाँ हमारे यहाँ एक वो काम करता है लड़का जो सुबह सफाई करने आता है, उसने नौकरी छोड़ दी। बताओ मैं क्या जर्नल एंट्री करूं? नो एंट्री, है ना भाई। नौकरी कोई छोड़ के चला जाए तो मुझे क्या एंट्री करनी है? नो एंट्री। तो अनवेस्टेड ऑप्शन अगर लैप्स हो जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना, होने दो लैप्स। क्या है भाई, एक चिट्ठी लिख के दी थी हमने किसी को, उस आदमी ने चिट्ठी फाड़ के कहा मैं जा रहा हूं, तो ठीक है। जब हमने चिट्ठी देने की कोई एंट्री नहीं करी, जब हमने चिट्ठी देने की कोई एंट्री नहीं करी, अब उसने उस चिट्ठी में आग लगा दी, तो अब हम क्या एंट्री करेंगे? कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ के चला गया तो मतलब हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, जाओ। और लास्ट पॉइंट नंबर 5, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, तो इसीलिए इसमें दोनों में फर्क पहले सिखा दिया जाता है। अब इसका क्या मतलब है वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड का? 3 साल के बाद। अब इसने अपना काम 3 साल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी ये मतलब छोड़ा नहीं, ऑप्शन नहीं ले रहा।
अब छोड़े या ना छोड़े वो तो एक अलग बात है, लेकिन ऑप्शन नहीं ले रहा, इसने शेयर नहीं लिया, इसने मना कर दिया भाई मुझे नहीं चाहिए, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। तो एंट्री लिख लो, अभी सोचना मत नहीं तो घुटने दुखेंगे। तो एंट्री है ESOO अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ESOO अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना फेयर वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, बाकी इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग ESOO अकाउंट on lapse of vested option transferred to जनरल रिजर्व अकाउंट। ये इसकी नरेशन है, बीइंग ESOO अकाउंट ऑन लैप्स ऑफ वेस्टेड ऑप्शन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये हम सब समझ जाएंगे, आप चिंता ना करिए। तो ये हो गया। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि सर ये क्या कह रहे हो कि बस यही 5 बातें हैं इस चैप्टर में। हाँ जी, यही 5 बातें हैं इस पूरे चैप्टर में, यानी कि कोई स्टोरी बदलेगी नहीं, इसके अलावा एक भी एडिशनल एंट्री आपको पूरे चैप्टर में नहीं करनी होगी। अगर करनी होगी तो आपको 20 लाख रुपए दूंगा मैं कैश। तो आपके मतलब इस पूरे चैप्टर में मतलब सर बस यही है? हाँ, इस पूरे चैप्टर में बस यही है, लेकिन वो क्या है एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। तो मैं बड़े ध्यान से स्टोरी सुनना। सबसे पहले एक चिट्ठी दी जाएगी, तो हमें चिट्ठी देने पर क्या एंट्री करनी है? कुछ नहीं। फिर उसके बाद बस हमें एंट्री के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, कब एंट्री करनी पड़ेगी? ईयर के एंड में। वो क्या है वो हम समझेंगे, डोंट वरी, लेकिन करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ लोग बीच में नौकरियां छोड़ देंगे, तो अगर कुछ लोग बीच में नौकरियां छोड़ देंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। फिर 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ लोग कहेंगे हमें शेयर दे दो, तो कंपनी फिर एंट्री करेगी शेयर देने की। और कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें नहीं लेने, तो फिर कंपनी एंट्री करेगी नहीं वालों के लिए भी। तो मतलब इन टोटलिटी अगर मैं 5 नंबर जो है उसमें आप एंट्रियों की संख्या गिनो, तो मोटा मोटा आपको पहली तो कुछ करनी नहीं, ईयर एंड पर एंट्री करनी है। उसके बाद आपको जब शेयर्स दोगे तब एंट्री करनी है, और जब लास्ट में 3 साल के बाद वाले ऑप्शन जब लैप्स हो जाएंगे तो एंट्री करनी है। मतलब इन नटशेल अगर और गिनती करो, 5 में से 2 में तो नो ही एंट्री लिखी है, तो आपको 3 ही करना है टेक्निकली, बस, है ना। तो ये हमारे चैप्टर में ये 3 करनी है, लेकिन फिर भी हम इनकी सारी गहराई को समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, सारी बातें क्या है। पर आप कॉन्सेप्ट को क्लोज कर सकते हो, तो मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल वाला पेन का काम या कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ नीचे लाइन लगा सकते हो। तो जब भी रिवाइज करो तो यहाँ तक रिवाइज करना आप अच्छे से, है ना। तो अब एक क्वेश्चन से मैं आपको सिखाऊंगा सारी बातें। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं मेरे साथ साथ। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 है हमारी किताब का वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में इलस्ट्रेशन 2। ये एक कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन है, मतलब मैं सी का सिंबल बना रहा हूँ। तो जिन इलस्ट्रेशन या जिन क्वेश्चंस पर मैं सी का सिंबल बनाता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन में अप्लाई करने होंगे। तो जब भी आप रिवीजन करोगे ना इस चैप्टर को बाद में, तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है। मान लो आप 1 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर इसे करना है, ठीक है ना। चलो तो पढ़ते हैं पूरी स्टोरी। ABC लिमिटेड ग्रांट्स 1000 स्टॉक ऑप्शंस ऑन 1 अप्रैल 2000। चलो तो मैं पूरी स्टोरी बनाता रहता हूँ, आप भी मेरे साथ ड्राइंग बना लो, तो आपका फिर क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक कंपनी ने 1000 एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस जो हैं वो ग्रांट करे, ग्रांट का मतलब वही चिट्ठी भेजी, ऑन 1 अप्रैल एट ₹40। तो एट ₹40 का मतलब है, बताओ, आप बताओ ये क्या है?
वेरी गुड, एक्सरसाइज प्राइस, कॉमा व्हेन मार्केट प्राइस इज 160। तो अगर मार्केट प्राइस 160 है और एक्सरसाइज प्राइस 40 है तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला बताओ। मतलब फॉर्मूला हो गया मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो ये वो खुद भी दे रहे हैं, कह रहे हैं द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेटेड ये इज 120 पर ऑप्शन, ठीक है। और फिर उसके आगे लिखा है द वेस्टिंग पीरियड इज कितना, 2.5 ईयर्स। तो मतलब एम्प्लॉय को कितने वर्ष तक नौकरी करनी है, 2.5 साल तक, 2.5 ईयर्स तक। पहले इतनी ड्राइंग बना लेते हैं, आ जाओ मेरे साथ, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप एक डेट लिख लो 1 अप्रैल 2000, ठीक है। और ऐसी छोटी सी कंपनी बना लो। तो कंपनी ने कितने ऑप्शंस दिए, 1000 ऑप्शंस ग्रांट करे। एक्सरसाइज प्राइस है 20 रुपए का, नहीं कितने का, सॉरी 40 रुपए का, सॉरी एक्सरसाइज प्राइस है 40 रुपए का। और आज मार्केट प्राइस है कितने रुपए का, 160 रुपए का। तो हमें फेयर वैल्यू भी पता है कितनी है, 120, ठीक है, ठीक है। और कंपनी ने अब एम्प्लॉय को बोला है कि तुझे कितने साल नौकरी करनी है, 2.5 साल। तो वो हम बड़े मतलब बारीकी से कैलकुलेट करते हैं। तो 1 साल खत्म होगा 31 मार्च 2001 को, 2 साल खत्म हो जाएंगे 31 मार्च 2002 को, और तीसरा साल तो वैसे खत्म होगा 31 मार्च 2003 को। लेकिन अगर मैं वेस्टिंग पीरियड की प्लॉटिंग करूं तो उसने 2.5 साल बोला है। तो मतलब मेरा वेस्टिंग पीरियड जो समाप्त होगा, मतलब जो वैसे अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचे तो मैं डेट ऐसी लिख सकता हूँ 30 सितंबर 2002। तो मतलब आप सहमत हैं, है ना, 2.5 ईयर्स। तो 2 साल तो पूरे पूरे और 6 महीने और। तो ये वेस्टिंग पीरियड बन गया, ये वेस्टिंग पीरियड बन गया। ठीक है, क्लियर होगी कहानी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। तो जितना वो बताया उसने उतना हमने इतना बना लिया। तो 2.5 साल काम करना है एम्प्लॉय को, 1000 ऑप्शंस दिए हैं कंपनी ने, 40 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस है, 160 की मार्केट प्राइस है, फेयर वैल्यू पता चल गई 120 है। चलो आगे क्या कह रहे हैं अब। फिर लिखा है एंड के आगे बढ़ते हैं। एंड द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। तो आपको एक्सरसाइज पीरियड का मतलब भी पता है। तो एक्सरसाइज पीरियड का मतलब क्या, कि जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा तो ऐसा तो नहीं कि रात के बिल्कुल 12 बजते ही 30 सितंबर को कंपनी फोन करेगी बताओ भाई हाँ या ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो कंपनी ने कितनी मोहलत दे दी उसको, 1 ईयर की। तो मतलब 1 ईयर लगभग क्या एग्जैक्ट ही बना लेते हैं, कब खत्म होगा। 1 साल का मतलब है 30 सितंबर 2003। तो ये है एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड। ओके, क्लियर हो गया सबको। अब आगे, तो मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। अब धीरे धीरे पढ़ना है, आपके मुद्दे की बात है। 300 अनवेस्टेड कच्चे अमरूद के पेड़ मतलब पौधे, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 मई 2002। तो पहले इसको डायग्राम पे बना लेते हैं। 300 लोगों ने 1 मई 2002 को नौकरियां छोड़ दी। तो 1 मई का दिन जो है वो चित्र के में अनुसार यहां कहीं आएगा शायद, 1 मई 2002, राइट। गलत तो नहीं कह रहे हम, 31 मार्च 2002 के 1 महीने बाद। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर
बना लेते हैं कि यहाँ 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए। 300 लोगों ने नौकरियां छोड़ दी कि भैया हमें नहीं लेना, या मतलब नौकरी ही छोड़ दी, फिर हमें नहीं लेना की तो बात ही खत्म, तो ये चिट्ठी बेकार हो गई। तो 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए। तो टोटल कंपनी ने 1000 ऑप्शंस दिए थे शुरू में। अच्छा, इन 1000 ऑप्शंस की ना आपको ब्रेकअप में नहीं जाना, मतलब ये हो सकता है कि क्या पता 1000 लोगों को एक एक ऑप्शन दिया हो, या हो सकता है एक आदमी को ही 1000 ऑप्शन दिए, मतलब वो हमें नहीं पता, या 500 आदमियों को 20 ऑप्शन दिए हो, या 200 आदमियों को 5 ऑप्शन दिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमें उससे टेक्निकलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि 1000 ऑप्शन में से कितने खत्म हो गए? 300। तो ये अनवेस्टेड ऑप्शन क्या हो गए? लैप्स हो गए आपके। ठीक है जी। कितने बचे ऐसी मेंटली कैलकुलेट कर लो, 700 बच गए। अब आगे कह रहा है 600 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड। 600 ऑप्शनों ने कहा कि हमें मंजूर है, मतलब कि हम लेना चाहते हैं ऑन 30 जून 2003। तो डायग्राम पे बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो 30 जून 2003 का मतलब दिन जो है वो यहाँ कहीं पड़ेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। 30 जून 2003 को कितने लोगों ने कहा कि हमें ऑप्शन दे दो? 600 लोगों ने कहा कि हमें ऑप्शन दे दो। तो मतलब ऐसी साइड में आप लिख सकते हो अपने समझने के लिए कि 600 ऑप्शंस तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है हमें दे दो। तो ये हमारे इन्होंने एक्सरसाइज करवा लिया। तो समझ आ रही है आपको स्टोरी पहले? तो 700 में से 600 ने कहा हमें दे दो, तो वैसे भी लॉजिकली कितने बच गए? तो इसका मतलब 100 नहीं ले रहे होंगे, वो तो वैसे भी पता है, लेकिन उसने भी दे दिया। अब देखो आगे लास्ट में वही लिखा है, कह रहा है 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। तो ऑब्वियस हो गई ना वो तो बात, 100 पकी हुई चिट्ठियां लैप्स हो गई। तो 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है ना। तो वो भी मतलब डायग्राम पे ऐसे ही बना लेते हैं कि भाई जब एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया तो कितनी पकी हुई चिट्ठियां हमारी लैप्स हो गई? 100। वो बाद में लैप्स हो गई। तो देखो मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। 1000 चिट्ठियों का ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो टैली कर गया। 1000 में से 300 लोगों ने नौकरियां बीच में छोड़ दी, 600 ने कह दिया हमें दे दो, और 100 ने नौकरी भी कर ली कंप्लीट, फिर बाद में कहा हमें नहीं चाहिए। तो आपको पहले स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो गई? ठीक है। तो बस स्टोरी यही चलेगी। अब उसने यही कहा है पास जर्नल एंट्रीज गिविंग सुटेबल नरेशन। ठीक है ना। तो नरेशन तो हो ही जाएंगी, तो हमको एंट्रीज करनी है। चलो, तो खैर ऐसी टाइम पास के लिए लिख रहे हैं, आप ऐसी लिख लो 1 अप्रैल 2000, यानी कि जब सबसे पहले चिट्ठी भेजी। बताओ चिट्ठी भेजने पर क्या एंट्री करेगी कंपनी? नो एंट्री, है ना। वो तो समझ गया ना। तो अभी बस ऐसे लिखने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में तो आप छोड़ देना चाहिए, नो एंट्री। ठीक है। अब इसके बाद हमारी मतलब क्रिटिकल चर्चाएं हैं सारी की सारी। अब देखो, अब हम आगे बढ़े। मैं हाईलाइट करता रहूँगा येलो पोर्शन से, तो आपको पता लगता रहेगा कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते बढ़ते अब हमें जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा, ईयर का एंड होगा, तो रुकना पड़ेगा। 31 मार्च को हमें क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, राइट। चलो, तो पहले हम डेट लिखते, 31 मार्च 2001। और इस दिन हमें 2 एंट्रियां करनी होंगी। तो पहले एंट्री चेप लेते हैं, लॉजिक फिर मैं सिखाऊंगा, और अमाउंट निकालना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर तो 10-15 मिनट की बहुत ही गंभीर चर्चा होगी। तो पहली एंट्री थी ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट। ठीक है। तो बस आप एंट्री लिख लो, बाकी नरेशन नहीं लिखनी, वो अपने कॉन्सेप्ट में लिखी ली, वो तो एग्जाम में अब आप सब में लिख ही लोगे। और दूसरी एंट्री है
P&L अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट। बस एक बार फुल फॉर्म बोल दो थोड़ी मेरी मन की संतुष्टि के लिए। ECE एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस और ESOO एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है ना। चलो बस अब आप रुक जाना। अब कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट हो सकता है मैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार की खिचड़ियाँ पकाऊं, पर वो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है ना। तो हम इसकी अकाउंटिंग समझते हैं कि ये क्या एंगल हो रहे हैं। नहीं दीदी, एक एंट्री नहीं कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं। तो दीदी ये पूछ रही थी कि उन्होंने दिमाग दौड़ा ही लिया जल्दी से कि ECE कट रहे हैं, अगर इन दोनों एंट्री को मर्ज करें तो दीदी के हिसाब से कि हम एक ही एंट्री कर सकते हैं क्या, वो पूछ रहे हैं, पर नहीं कर सकते। ठीक है। तो खैर तो अब आप 15 मिनट आराम से सुनते रहना, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स बातें करनी है हमको। तो अब ये कंपनी है और कंपनी अपना मज़े से बैठी है ना। ये उसका कंपनी का P&L है, बैलेंस शीट है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर कंपनी सोच क्या रही है, ये क्या एंट्रियां हो रही हैं। ठीक है ना। अब हमें कंपनी बन के सोचना है, अब हमें कंपनी बन के सोचना है। ठीक है। तो अब आप ये देखो, कंपनी के नज़रिए से पूरा एंगल सोचवा रहा हूं मैं आपको, और आप भी वही बन के सोचना। जब हमने पूरी स्टोरी समझी थी तब हम एम्प्लॉय बन के सोच रहे थे, क्योंकि हम एक नेचुरल पर्सन है तो हम एम्प्लॉय से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे। तो हमें लग रहा था फ़ायदा हो रहा है। कितना बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि कंपनी का शेयर की मार्केट प्राइस है 160 और एम्प्लॉय को वो कितने रुपए में मिल जाएगा, मात्र 40 में। तो आप एक बार दिमाग लगाओ, एम्प्लॉय का कितना फ़ायदा हो रहा है 120 का, वो तो पर शेयर हो रहा है। और कंपनी कितने शेयर देने का वादा कर रही है 1000। तो मतलब अगर इन टोटलिटी आप देखो तो 1,20,000 का, राइट। लेकिन अब कंपनी के नजरिए से सोचो, कंपनी क्या सोच रही है। मैं कंपनी बन के सोच रहा हूं, कंपनी सोच रही है कि यार अगर ये सारे लोग नौकरी कर गए तो फिर तो मुझे 1000 शेयर देने पड़ेंगे। तो कंपनी सोच रही है कि अगर ये 2.5 साल नौकरी कर गए सारे के सारे लोग, तो कंपनी सोच रही है कि मेरा तो पर शेयर 120 रुपए का नुकसान है। कंपनी के एंगल से नुकसान है 120 का। तो कंपनी के एंगल से कंपनी सोच रही है कि कंपनी के एंगल से अगर हम सोचें कि कंपनी का टोटल नुकसान कितना हो रहा है, फिर 1,20,000 रुपए नोशनली ही सही, लेकिन कंपनी तो वही सोचेगी। एम्प्लॉय सोचेगा नोशनल फायदा, कंपनी सोचेगी नोशनल नुकसान कि मेरा नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान को, अब लॉजिकली बताना चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, इस नुकसान को कंपनी पहले ही साल पूरा का पूरा अपने P&L में बुक कर ले, ये मान के कि ये पूरा नुकसान 1,20,000 इसी साल का है, या इसे लॉजिकली 2.5 साल के अंदर एप्रोप्रिएट करना चाहिए। 2.5 साल के अंदर एप्रोप्रिएट करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली ये कंपनी के लिए 2.5 साल का नुकसान है। क्योंकि एम्प्लॉय जब 2.5 साल नौकरी करेगा तब कंपनी को ये पैसा, मतलब ये शेयर देने पड़ेंगे। तो ये जो टोटल नुकसान हो रहा है ये नोशनली कितने वर्ष का है, 2.5 साल का है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो कंपनी क्या सोच रही है, बस हम कंपनी की सोच पे चल रहे हैं। एक बार आप जरा कैलकुलेटर पर इसको 2.5 से डिवाइड करना। $48,000 है ना। तो कंपनी क्या सोच रही है, बस मैं वो बता रहा हूं। कंपनी ये सोच रही है कि हम इस साल अपना एक नुकसान रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। मतलब कंपनी ये सोच रही है कि हम इस साल अपना एक नुकसान रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी 1 साल कंप्लीट हो गया। कितने रुपए का, 48,000 का। और कंपनी की पूरी सोच जो है वो मैं बता देता हूं क्या है। कंपनी की पूरी सोच ये है कि हम पहले साल 48,000 का नुकसान रिकॉर्ड कर लेंगे, अगले साल फिर 48,000 का नुकसान रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसके अगले साल क्योंकि 6 ही महीने हैं तो 24,000 का नुकसान रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अगर आप टोटल करोगे तो 48 और 24, 1,20,000 वो टोटल नुकसान बुक करना चाह रही है। कंपनी की ये सोच है। पहले आप कंपनी की सोच समझ पा रहे हो। तो कंपनी इस नुकसान को अब कुछ तो नाम देगी।
भाई हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई नुकसान है तो या तो कंपनी कह देगी भाई लॉस ऑन फायर, मतलब लॉस बाय फायर, आग लग गई है ना, और उस नुकसान को पीएनएल में बुक कर ले, या कंपनी उसको कुछ भी नाम देगी, कुछ तो नाम देगी ना। पीएनएल में बुक करने के लिए हमें कुछ तो नाम चाहिए। जैसे पीएनएल में आप रेंट लिखते हो कि भाई रेंट है, खर्चा है, बैड डेट्स लिखते हो, खर्चा है, कुछ तो खर्चे का नाम देना पड़ेगा अपने को। तो कंपनी ने इसको ये नाम दे रखा है कि भाई ये एक तरह से मैं अपने एम्प्लॉई पे खर्च कर रही हूं, तो मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती हूं, तो कंपनी ने इसको भी नाम एम्प्लॉय से रिलेटेड ही दे रखा है। इस खर्चे का नाम पड़ गया एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन। अब आप तो खैर इतने समझदार हुई, अंग्रेजी आपने पढ़ रखी है बचपन में। कॉम्पनसेशन का मतलब सैलरी तो है, कॉम्पनसेशन मतलब क्या होता है, सैलरी। तो कंपनी ने इस खर्चे का एक नाम बना दिया, खर्चे का नाम पड़ गया एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन खर्चा। तो कंपनी कहती है हम इस नाम से इस खर्चे को बुक करेंगे। तो कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो पहले आपको इतना लॉजिक समझ आ गया पॉइंट। अब आप तो इतनी तो अकाउंटिंग जानते ही हो कि कोई भी खर्चा बुक करने के लिए, मतलब उसको रूट करने के लिए हमें दो एंट्री करनी पड़ती है। कैसे? पहली एंट्री हम करते हैं, मैं पहले चलो नीचे ही कर देता हूं। जब कोई भी खर्चा होता है, क्लास 11th के हिसाब से अगर चले, तो हम एंट्री करते हैं खर्चा डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आप खर्चा पे करते हो, है ना, तो यही एंट्री होती है। जैसे आपने रेंट पे करा तो क्या एंट्री करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने सैलरी पे करी तो क्या एंट्री करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और फिर उस खर्चे को आप साल के एंड में ट्रांसफर कर देते हो, ऑब्वियसली पीएनएल में डाल देते हो। तो आप पीएनएल में डालने की क्या एंट्री कर देते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो आपको दो एंट्री का लॉजिक क्लियर हो गया ये वाली। तो कंपनी भी सेम काम कर रही है। कंपनी कह रही है कि भाई हम जो 48,000 का 48,000 का मतलब नुकसान सोच रहे हैं, उसको एक खर्चे का नाम दे देते हैं। खर्चे का नाम उन्होंने बना लिया ECE, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। पहले यहां तक क्लियर हो गया। और कॉन्सेप्चुअली खर्चे की हमेशा ये दो एंट्री होंगी। तो कंपनी ने खर्चे की दो एंट्रियां जो होती हैं, बस उसी को यहां पर अभी करा गया। अभी आप देखना, पहली एंट्री है, मतलब पहली एंट्री में ECE अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसके डेबिट होने के पीछे मतलब ये लॉजिक है कि ये क्या है, एक खर्चा, एक्सपेंस है कंपनी के लिए। तो इसीलिए कंपनी इस एक्सपेंस को क्या कर रही है, डेबिट कर रही है। और ये एक्सपेंस कहां जाके खत्म हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल में। तो इसीलिए कंपनी दूसरी एंट्री कर रही है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू खर्चा। तो पहले आप इतना पोर्शन समझ गए, वेरी गुड। अब आगे का समझाता हूं, वो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जब हम खर्चा पे करते हैं तो हमारी जेब से पैसा निकलता है, भाई आओ रेंट के पैसे ले जाओ, तो जेब से पैसा निकाल के दे दिया। या किसी को हम सैलरी देते हैं तो जेब से पैसे निकाल के देते हैं। तो जब हम किसी को पैसे देते हैं तो इसीलिए कैश क्रेडिट करते हैं। लेकिन क्या कंपनी यहां पर 48,000 रुपए अभी कोई कैश पे कर रही है, बताओ? कैश तो नहीं पे कर रही। ये 48,000 जो अभी दिमाग में नोशनल लॉस चल रहा है कंपनी के, एक्चुअल में ये 48,000 कंपनी ने कोई जेब से निकाल के दिया थोड़ी ना अभी तक। बात समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए कंपनी कैश को तो क्रेडिट नहीं कर सकती। यानी कि इस कॉन्सेप्चुअल एंट्री के हिसाब से हम अब कैश को तो क्रेडिट नहीं कर सकते। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने 48,000 कैश तो नहीं दिया। तो अब क्या करे कंपनी? कुछ तो क्रेडिट एस्पेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। नहीं, हाँ, एक तरीका तो यह है कि कंपनी कह दे कि चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह मैं एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेती हूं, कि मतलब ये मान लेती हूँ कि आज नहीं दिया लेकिन बाद में देना पड़ेगा। ऐसा मान लेती हूँ अभी दिया नहीं है लेकिन देना पड़ेगा, है ना, ऐसा मान सकती है। तो कंपनी इसको नाम दे देती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसको लायबिलिटी बना सकती है। लेकिन कंपनी को ये पता है कि ये लायबिलिटी भी नहीं है लॉजिकली, क्योंकि कंपनी को कभी भी अपनी जेब से 48,000 तो वैसे भी कभी भी नहीं देना पड़ेगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, शेयर देने पड़ेंगे, राइट।
तो कंपनी ये बात जानती है कि हमें वैसे ये लाइबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि हमें कभी भी 48,000 जेब से निकाल के देने ही नहीं पड़ेंगे, तो इसको वो लाइबिलिटी भी नहीं क्रिएट करती, इसको वो लाइबिलिटी भी नहीं क्रिएट करती। बात समझ आ रही है? तो फिर क्या क्रिएट करें? अब क्रेडिट एस्पेक्ट में कुछ तो चाहिए सर, आप कह रहे हो लाइबिलिटी भी नहीं क्रिएट करेगी, कुछ तो चाहिए। तो जब कंपनी को पता है कि हम बाद में शेयर्स देंगे, तो कंपनी एक शेयर होल्डर फंड क्रिएट करना चाहती है बस, क्योंकि जब भी शेयर्स इशू होते हैं, तो मैं बैलेंस शीट के नजरिए से समझा देता हूं, जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वैसे उसकी जर्नल एंट्री बताओ, मतलब एक बिल्कुल बेसिक जर्नल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब उसका अगर आप लॉजिकली मतलब समझो, तो जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसके बैंक में पैसे आएंगे, एसेट साइड बढ़ गई, और उसकी लायबिलिटी साइड पर शेयर कैपिटल रेज हो जाएगी, यानी कि उसका शेयर होल्डर फंड क्रिएट हो गया। गलत तो नहीं कह रहा? तो जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो यही होती है बात। तो कंपनी को पता है कि भाई ये जो क्रेडिट एस्पेक्ट है, ये हमारा भविष्य में क्या होने वाला है, शेयर्स इशू होने वाले हैं, तो लायबिलिटी तो नहीं क्रिएट करेगी ना कंपनी। बात समझ आ रही है? क्योंकि कंपनी को यह पता है कि मुझे ये पैसे कभी देने ही नहीं है, बल्कि मुझे तो क्या देना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी एक शेयर होल्डर फंड को क्रिएट करना चाहती है, ये रीजन होता है। तो अब शेयर होल्डर फंड में दो ही चीजें आती हैं बच्चों जी, एक आती है शेयर कैपिटल। अब या तो कंपनी आज ही शेयर कैपिटल लिखकर कह दे लो जी शेयर होल्डर फंड क्रिएट हो गया, लेकिन वो फिर कंपनीज एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा कि भाई फिर तो ऑडिटर भी पूछेगा, सीए भी पूछेगा, अच्छा तुम शेयर कैपिटल लिख रहे हो, दिखाना जरा शेयर इशू कर दिया तुमने, ये क्या हवाबाजी है, तो वो वैसे गलत हो जाएगा। तो वो इसीलिए शेयर कैपिटल अभी लिख नहीं सकते, लिखेंगे बाद में लिखेंगे जब एक्चुअल में शेयर्स इशू करेंगे। तो अभी उनको कुछ तो चाहिए ना शेयर होल्डर फंड क्रिएट करने के लिए। तो दूसरा क्या आता है शेयर होल्डर फंड में? रिजर्व एंड सरप्लस। तो बस वो कंपनी एक नाटक करती है बेवकूफ बनाने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए, एक रिजर्व क्रिएट करके शो कर देती, कहती चलो एक झूठ मूठ का रिजर्व बना देते हैं, झूठ मूठ का, बाद में इस रिजर्व को खत्म कर देंगे। मतलब बाद में कंपनी की चाल पता है क्या होगी, जब वो शेयर्स इशू करेगी तो बाद में कंपनी ये दिखा देगी, कह देगी रिजर्व अब डेबिट हो गया, और फिर जब शेयर्स इशू करेगी तब वो शेयर कैपिटल को शो कर देगी। तो कंपनी की चालाकी होती है, या चालाकी कह लो या अकाउंटिंग की मजबूरी होती है कि वो शेयर कैपिटल शुरू में नहीं लिख सकती। आप समझ गए क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि अभी शेयर इशू नहीं कर रहे हैं। तो पहले इतनी बात समझ आ रही है? तो अब इस झूठ मूठ के रिजर्व का कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। अब या तो जनरल रिजर्व रख लो या कंटिजेंसी रिजर्व रख लो, तो वो बच्चे ने सुने होते हैं, तो कुछ तो नया चाहिए ताकि बच्चा भी डरे और बाकी लोग भी डरें कि भाई इसका मतलब कुछ बड़ी चीज हो रही है जो हमारे मतलब पहुंच से परे है। तो इसीलिए एक रिजर्व एंड सरप्लस, एक झूठ मूठ के रिजर्व का इतना डिजाइनर नाम दिया गया है कि जो शक्ल से लगता ही नहीं कि ये रिजर्व है। तो इस रिजर्व का नाम है डिजाइनर, क्या नाम है? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये मजेदार बात यह कि लोगों को धोखा देने के लिए शक्ल से लायबिलिटी जैसा लगता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता है कि ये क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये मतलब रिजर्व है। तो ये एंट्री का ये एस्पेक्ट आपको समझना है कि ईसीई डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो खर्चा है, और ईएसओओ क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक रिजर्व है। बाद में हम इसको डेबिट कर देंगे, ये पक्का है। ईएसओओ जो है ना, वो बाद में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब वो खत्म कर देंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल। वो मैं जब क्वेश्चन में एंड में पहुंच जाऊंगा तो आपको खुद दोबारा दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए जरूरी ये था, मतलब समझने के पर्सपेक्टिव से, कि आप इन एंट्रियों का लॉजिक समझ गए कि इन एंट्रियों का लॉजिक क्या है ना। तो आप बस थोड़ा सा ये अपने समझने के लिए लिख लो, खर्चा और वो रिजर्व, बस। बाकी नीचे की कोई भी स्टोरी मतलब वो तो नहीं बनानी। तो ये बेसिकली इसका लॉजिक है। तो ईसीई डेबिट क्योंकि वो खर्चा है, ईएसओओ क्रेडिट वो हमारा रिजर्व है,
और बाकी अभी करते हैं काम। तो इतनी कहानी क्लियर हो गई। चलो अब हमें ये चाहिए होता है कि इस एंट्री में क्या अमाउंट डालेंगे, है ना। इस एंट्री में हम क्या अमाउंट डालेंगे, तो कितना डालेंगे खर्चा इस साल का, एक साल का 48,000, है ना। तो वो हमने वैसे तो निकाल लिया, लेकिन उसका एक फॉर्मूला लिखना है, तो आप मेरे साथ स्टार डाल के लिखना। इसको फिर एक बॉक्स में बंद कर देना, इन्हीं एंट्री के नीचे लिखना कि 48,000 निकाल तो हमने लिया, लेकिन फिर भी इन्हीं एंट्री के नीचे स्टार डाल के लिखना नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू फेयर वैल्यू, इस पूरे को एक ब्रैकेट में बना देना, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी और उसमें से माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, उसको माइनस कर देंगे। तो ये जो आएगा आंसर, छोटा सा आंसर, इसको हम बोल देंगे एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसको हम बोल देंगे एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो बस हमने ये एक फॉर्मूला सा लिख लिया, हालांकि अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू फेयर वैल्यू इनटू एक्सपायर्ड पीरियड, तो वो एक आंसर आएगा और उसमें माइनस करना है एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। तो फाइनल आंसर जो आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है ना। तो इसको तो एक बॉक्स में आप बंद कर लो। अब हम यहां पर कर लेते हैं इस बात की, इस क्वेश्चन के वैल्यूज के साथ। तो अब देखो, लिख लिया पहले सब बच्चों ने? ठीक है, लिख लो। तो हमारे इस क्वेश्चन में ईयर एंड पर है ना, मतलब अभी हम पहले ईयर एंड पर ही खड़े हैं यहां पर। तो इस ईयर एंड पर हमारे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी? 1000, है ना। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल का मतलब होता है, इस अंग्रेजी का मतलब है कि हमारे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 1000। ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख लो 1000 इनटू के बाद है फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू कितनी है? 120। तो आप इनटू के बाद लिख लो 120। तो एक तरह से इतना न्यूमरेटर जो बन रहा है ये वही टोटल नुकसान बन रहा है जो हम सोच रहे थे। तो टोटल नुकसान कितना बन रहा है कंपनी का? 1,20,000 बन रहा है। ठीक है ना। फिर देखो फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय में लिखा है वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड कितना है? 2.5, 2.5 साल। ये पूरा एक ब्रैकेट बन गया। इनटू एक्सपायर्ड पीरियड। एक्सपायर्ड पीरियड का मतलब है कि अभी कितना समय बीत चुका है, कितने साल हम खत्म कर चुके इस सवाल में। तो अभी हमने कितने साल खत्म करे हैं? 1, एक ही साल खत्म करा है अभी, 1। तो एक्सपायर्ड पीरियड का मतलब हो गया एक साल खत्म हो गया, तो हम इनटू कर देंगे 1 इनटू 1। तो इतनी मैथमेटिक्स का क्या आंसर आ गया? 48,000। और माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब है कि अभी तक क्या हम कोई पिछले साल एक्सपेंस
रिकॉग्नाइज कर चुके अभी तक? नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही पहला साल है अभी तो हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना शुरू कर रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो आपका एक प्रकार से कितना आ गया एक्सपेंस फॉर द ईयर? 48,000। तो आपने मतलब पहले वर्ष ये मान लिया कि मेरा खर्चा 48,000 का है जो मैं बुक करूंगा, ठीक है। तो समझ आ गया आपको 48,000। लेकिन हमने जैसे निकाला था कितना इजी तरीका था, पर उसका एप्लीकेशन ऐसे हो रहा होता है मेनली। तो क्लियर है सबको यहाँ तक? परफेक्ट। तो बस अब आप एंट्री में लिख सकते हो वो अमाउंट, मतलब इन दोनों एंट्रियों में जो हमने ईयर एंड पर कर रखी हैं 48,000। तो आपने अपना एक खर्चा बुक कर लिया और आपका एक फर्जी रिजर्व बन गया, झूठ मूठ का रिजर्व बना दिया आपने। हाँ, वर्किंग में शो करना पड़ेगा। तो हालांकि इस क्वेश्चन की मैं अभी प्रेजेंटेशन बिल्कुल एग्जाम जैसी नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम में ये जो होगा इतना पोर्शन डब्बे के नीचे वाला ये वर्किंग नोट में जाएगा। अच्छा, अब इसका बस माइंड में रखने के लिए, इसका सिर्फ माइंड में रखने के लिए आप ये सोचना बस कि इन दोनों एंट्रियों का जो प्रभाव है वो क्या हो रहा होगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो माइंड में रखने के लिए बस मैं बना रहा हूं। आपके पीएनएल में एक खर्चा आ रहा होगा ईसीई के नाम से 48,000 का, और आपकी बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड रिजर्व आ रहा होगा ईएसओओ के नाम का। तो मतलब समझ रहे हो इन दोनों एंट्रियों से क्या प्रभाव पड़ रहा होगा ये। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो ये बस माइंड में रखने के लिए करना है, बाकी कोई बात नहीं है। ईएसओओ एक्सपेंस नहीं, वो तो फिर 12th वाली चीज़ होगी ना। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो एक पीएनएल का हेडिंग होता है जिसमें हम अलग अलग एम्प्लॉय वाले एक्सपेंस लिख रहे होते हैं। वो तो आप कंपनीज एक्ट के उसमें जा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो तो हम बाद में सीखेंगे। मतलब अभी तो हमारा नज़रिया है ये समझने का कि इस पर्टिकुलर खर्चे को क्या बोलते हैं। जैसे हर खर्चे को कुछ कहते हैं ना, जैसे कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी, रेंट। इस कॉन्सेप्ट में इस खर्चे का नाम है ईसीई। चलो, तो हमने 2 एंट्री कर ली, मतलब हमने 2 पॉइंट्स तक कवर कर लिया। तो चिट्ठी ग्रांट हो गई, हम 1 साल एंड कर चुके। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सवाल में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और आगे बढ़ते 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 अब हमारा दूसरा साल भी एंड हो गया। तो अब हमें फिर से यहां रुकना पड़ेगा ईयर एंड। तो अब हमारी जर्नल एंट्री में डेट डाल लेते हैं 31 मार्च 2002। ठीक है, यहां डाल लेते हैं 31 मार्च 2002। तो 31 मार्च 2002 यानी कि ईयर के एंड पर एंट्री तो वही करनी है 2, तो वो सेम एज इट इज लिख लेते हैं। ए ईसीई अकाउंट डेबिट टू ईएसओओ, और बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ईसीई अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ईसीई अकाउंट। तो अब कंपनी 2 साल खर्च कर चुकी, 2 साल बाद बैठी है। तो वैसे तो अगर मैं आपसे वैसे ही पूछ लूं ओरली लॉजिकली, तो मुझे पता आप बता सकते हो। अब कंपनी को दूसरे साल का नुकसान बुक करना है। तो दूसरे साल का नुकसान क्या है कंपनी का? 48 ही आएगा, क्योंकि वो तो हम तो पहले ही 1,20,000 को 2.5 में डिवाइड करके हमने निकाल रखा है। 48 और आखिरी में 24 है। मतलब अगर वैसे बनेगा तो कंपनी इस साल भी कितना नुकसान बुक कर लेगी? 48,000। लेकिन आईसीआई तो कहता है भाई ऐसे नहीं, फिर क्लाइंट को हम डराएंगे कैसे? नहीं तो वो तो कह देगा तो आसान है। तो क्लाइंट को डराने के लिए हमें कैसे निकाल के दिखाना है? मतलब इस फॉर्मूले से, इसके एप्लीकेशन से।
तो इसकी एप्लीकेशन दोबारा लगाते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले में लिखा है नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल में लिख लो आप 1000 इनटू के बाद क्या लिखा है फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड 2.5 इनटू ब्रैकेट बन गया, ब्रैकेट के बाहर इनटू एक्सपायर्ड पीरियड। तो एक्सपायर्ड पीरियड का मतलब है कि आज जहां हम खड़े हैं तो कितने वर्ष एक्सपायर हो चुके, 2 वर्ष एक्सपायर हो चुके, तो इनटू 2। तो इतनी गणित पहले सॉल्व कर लो कि ये क्या आएगी, कितनी आ रही है 96,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव फिगर डिनोट करता है, यानी कि इसका अर्थ ये है कि टोटल 2 साल में कितना खर्चा बुक करना चाहिए 96,000। फिर हम इसमें क्या माइनस करते हैं, माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, यानी आप कितना खर्चा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो अब तक 48,000, क्योंकि वो आपने पहले साल खर्चा रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो आपका आंसर आ गया एक्सपेंस फॉर द ईयर, यानी कि इस साल का खर्चा कितना 48,000 है ना। तो हमें दिखाना ऐसे पड़ता है, लेकिन वो आपको वैसे तो पता ही था 48 ही आएगा, लेकिन वो स्टाइल ऐसा होता है। तो पहले हम क्यूमुलेटिव निकालते हैं कि भाई 2 साल का खर्चा 96, फिर ये दिखाते हैं कि 1 साल का हम ऑलरेडी बुक कर चुके, तो इस साल का 48। तो क्लियर हो गया सब बच्चों। तो बस एंट्री में आपका 48 ही आ जाएगा, 48। तो एंट्री में आपका इस साल का खर्चा आ गया 48। तो मतलब बस ऐसे ही माइंड में रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए, 2 साल बाद अगर आपसे पूछा जाए 2 साल बाद कि अब बैलेंस शीट में ESOO कितना नजर आ रहा होगा अब 2 साल बाद, बताओ 96,000। तो क्लियर हो गया, मतलब ऐसी माइंड में रखने के लिए कि अब 2 साल बाद अगर बैलेंस शीट अब बनाते हम, तो अब हमारे इस नकली फर्जी रिजर्व में कितने रुपए होंगे 96,000। क्लियर होगी कहानी। चलो, तो 2 ईयर एंड तक खत्म हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं डायग्राम पर। अब हम आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़ते बढ़ते 1 महीने बाद 1 मई को 300 लोगों ने नौकरियां छोड़ दी भाई बीच में ही। तो अब ऐसी लिखने के लिए, ताकि अपना कॉन्सेप्ट बनता रहे, तो 1 मई 2002 की तारीख लिखते हैं, 1 मई 2002। बताओ 300 लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, तो क्या एंट्री होगी। हाँ, तो बस अपने लिखने के लिए लिख लो एक बार ताकि याद रहे। तो हमें कुछ नहीं करना, नो एंट्री। तो 300 लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, तो हमें कुछ नहीं करना, नो एंट्री। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब फिर नौकरी छोड़ दी तो कोई बात नहीं, आगे क्या हुआ देखते हैं। अब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े 30 सितंबर को 2.5 साल का समय खत्म हो गया, यानी कि वेस्टिंग पीरियड समाप्त हो गया। तो अब वेस्टिंग पीरियड समाप्त होने पर हमें कुछ करना है क्या, मतलब अब कोई एंट्री करनी है क्या वेस्टिंग पीरियड के समाप्ति पर। इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स की करेंगे जब लोगों ने हाँ कहा। जिस दिन लोगों ने हाँ किस दिन कहा था वो मैं हाथ का निशान बनाता हूं। लोगों ने हाँ कहा था, ये रहा 30 जून।
30 जून को 600 लोगों ने कहा था कि हाँ हमें शेयर्स दे दो, तो शेयर्स देने वाली एंट्री तो मैं कब करूंगा? 30 जून को। वो तो अभी थोड़ा सा समय आ गया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वेस्टिंग पीरियड समाप्त हुआ तो यहां पर आपको अभी कुछ करना है, मतलब ये कोई रिकॉर्डेबल इवेंट है या बस समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया? नहीं होगा। तो सही आंसर है नहीं होगा, क्योंकि क्या करोगे आप, मतलब क्या हुआ, कोई इसमें मेजरेबल इवेंट हुआ क्या? ये कोई मेजरेबल ट्रांजैक्शन है कि भाई गुड्स खरीदे, ये हुआ वो हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 2.5 साल ही तो खत्म हुए भाई, वो तो वैसे भी खत्म होते हैं। तो आपके वेस्टिंग पीरियड खत्म होने से मतलब हमें एंट्री कुछ नहीं करनी, उसकी अकाउंटिंग कुछ नहीं है। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते 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 अब आपका फिर से आ गया 31 मार्च 2003 का दिन, यानी कि ईयर एंड, साल खत्म हो गया। तो अब आपको फिर से साल खत्म होने पर क्या करना पड़ेगा? मतलब एंट्री वही, खर्चे बुक करने पड़ेंगे। तो आपको दोबारा अपडेट डालनी है, 31 मार्च 2003 ईयर का एंड। तो कर लेते हैं 2 एंट्री, वही एंट्री तो सेम ही है। तो खर्चा बुक करेंगे, ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO, और दूसरी एंट्री PNL अकाउंट डेबिट टू ECE। चलो, तो इस बार आप करो एप्लीकेबिलिटी एक बार, मैं चाह रहा हूं अब एक बार वही इंस्टीट्यूट वाले फॉर्मूले से एक बार आप निकालो एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, तो क्या आया आपका? 24,000। तो वैसे भी वो लॉजिकली बन रहा था हमारा, क्योंकि हमने निकाल ही लिया था। तो 48, 48 और 24 है ना। चलो एक बार फिर भी लेकिन इंस्टीट्यूट वाले फॉर्मूले से एप्लीकेशन डालते हैं। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो अब हम यहाँ पे खड़े हैं, मतलब तीसरे वर्ष के अंत पे। तो अब तीसरे वर्ष के अंत पर आप खड़े हो, तो बताओ यहाँ से यहाँ पर कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास? 700। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल 700। वेरी गुड सितारा। इनटू फेयर वैल्यू 120। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड 2.5, तो ये एक ब्रैकेट बन गया। इनटू एक्सपायर्ड पीरियड 3। वेरी गुड। चलो, तो ये वो कॉन्सेप्चुअल क्लासिक गलती है जो मैं चाहता था आप करें। मतलब ये 3 जो लिखा ना आपने या बोला, बस ये मैं चाहता था। तो एक्सपायर्ड पीरियड जो है वो आपने 3 बोला क्योंकि आपने बस डायग्राम देखा, या मतलब आपने बिल्कुल बेसिक बात बोली जो गलती करनी भी चाहिए। क्योंकि आपके हिसाब से एक्सपायर्ड पीरियड तो ऑब्वियसली, मतलब एक्सपायर्ड पीरियड हम तो ये समझ ले 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा खर्चा है जिसको हम बुक कर रहे हैं वो वेस्टिंग पीरियड ही 2.5 है, जिसका वेस्टिंग पीरियड ही क्या है? 2.5। तो तीसरे साल को या तीसरी बार में आपको एक्सपायर्ड पीरियड में 3 नहीं लेना, क्योंकि 2.5 साल का तो ये इसकी टोटल उम्र है, 2.5 साल तो इसकी टोटल जिंदगी है इस खर्चे की। तो ये गड़बड़ कई बार हो जाती है कि बच्चा एक्सपायर्ड पीरियड कितना ले लेता है? 3 ले लेता है। तो बस ये मुझे थोड़ा सा आपसे गलत करवाना था, इसलिए जानबूझ के दिया था। तो ये एक्सपायर्ड पीरियड आपको 3 नहीं लेना। समझ गए क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये तो उसकी टोटल जिंदगी ही नहीं है ना भाई। हमें खर्चे को कितने वर्षों में अप्रोप्रिएट करना है? हमें 2.5 साल में। तो पहले साल कर दिया, दूसरे साल कर दिया, तो अब आप ये नहीं कहोगे ना 3 साल का एक्सपायर्ड पीरियड है। तो एक्सपायर्ड पीरियड मतलब ये आप ब्लॉक बना के काटना या अच्छे से काटना ताकि नजर में रहे कि ये जानबूझ के गलत करा। ये आपको 2.5 लेना है, क्योंकि भाई खर्चा टोटल इन टोटलिटी ही 2.5 साल का है। तो कितना आ गया टोटल खर्चा? 84,000। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव खर्चा
मतलब 84,000 आ गया, माइनस खर्चा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड यानी एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। आप कितना खर्चा ऑलरेडी बुक कर चुके हो? पहले साल कितना खर्चा बुक करा था आपने? 48,000। दूसरे साल 48, तो टोटल कितना बुक कर चुके अब तक? 96,000। तो इस साल का खर्चा कितना? एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो मतलब ये देखो, ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव 12,000 आ रहा है। इस साल का खर्चा कितना आ रहा है? मतलब नेगेटिव 12,000 आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो मेरी ये जानबूझ के चाल थी कि आपका 24 मुझे गलत करवाना था, है ना। अब वो मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। पर आपको मैथमेटिक्स समझ आ गई? अब देखो ये क्यों ऐसा हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जब हमने शुरू में अपने नुकसान का हिसाब लगाया था तो हमने 1,20,000 का जो नुकसान निकाला था वो निकाला था 1000 शेयर्स के हिसाब से। हम ये मान रहे थे कि हमें 1000 लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, शेयर देने पड़ेंगे। तो हमने 1,20,000 का नुकसान अपना समझा। पहले साल 48 बुक कर लिया, अगले साल फिर 48 बुक कर लिया। लेकिन तीसरे साल आप देखो नीले रंग से 300 लोगों ने बीच में नौकरियां छोड़ दी। तो हम तो शुरू से हिसाब लगा रहे हैं नुकसान का 1000 शेयर्स के हिसाब से, जबकि अब 300 लोग तो नौकरियां छोड़ चुके, तो मुझे तो अब उन 300 को तो शेयर नहीं देना पड़ेगा कंपनी के हिसाब से। तो अब तो टेक्निकली कंपनी को जो नुकसान हो रहा है वो 700 शेयर पर ही होगा। तो अगर अब आप 700 शेयर्स पर नुकसान निकालो कंपनी के हिसाब से, तो 700 इंटू 120 करोगे तो 84,000 आएगा। तो इसका मतलब कंपनी को तो कितना नुकसान हो रहा है टोटल? 84,000 का। तो पहले बात समझ आई आपको कि थर्ड ईयर में ये क्यों चेंज हुई कहानी? क्योंकि हम नुकसान सोच रहे थे कि 1000 शेयरों पर होगा, जबकि 300 लोगों ने नौकरियां छोड़ दी तीसरे वर्ष में। तो नुकसान टेक्निकली सिर्फ कितने शेयरों पर होना चाहिए? 700 शेयर्स पर। तो इसका मतलब कंपनी का कितना नुकसान होना चाहिए? 84,000। पहले इतना क्लियर हो गया। अब हम देखो क्या कर चुके, हमने पहले साल ही 48 खर्चा बुक कर लिया, अगले साल भी 48 खर्चा बुक कर लिया, जबकि हमारा तो टोटल नुकसान ही कितना है? 84,000। तो इसीलिए ये -12 आ रहा है। -12 का मतलब है कि आप ऑलरेडी ज्यादा खर्चा बुक कर चुके हो। बात समझ आई कि ये -12 का मतलब है कि आपने ऑलरेडी 12,000 रुपए का खर्चा पीएनएल में ज्यादा बुक कर रखा है। तो पहले बात क्लियर हो गई अच्छे से? किसी को डाउट तो नहीं है कि -12 क्या डिनोट कर रहे हैं? चलो ठीक है। अब एंट्री पर आते हैं कि भाई अगर हमने पीएनएल में ज्यादा खर्चा बुक कर रखा है तो क्या अब मैं और खर्चा बुक करूंगा? ये मतलब क्या अब ये एंट्रियां लॉजिकल बन रही हैं? नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पीएनएल पे ज्यादा दबाव डाल चुके हैं। तो हमें तो बल्कि पीएनएल पर दबाव नहीं डालना चाहिए। उल्टा अगर लॉजिकली कोई पूछे तो हमें तो इसको पीएनएल में वापस क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि हम पीएनएल में 96 डेबिट कर चुके हैं। तो ये तो हमने फालतू खर्चा डेबिट कर रखा है जिसको पीएनएल में लॉजिकली देखा जाए तो क्रेडिट करना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो हम क्या करते हैं, अब ये ऊपर की एंट्री को आप ब्लॉक बना के काट लो जानबूझ के कि भाई अब तो ये ऊपर की एंट्रियां नहीं हो सकती, तो इसको आप ब्लॉक बना के कट कर लो। तो अब हम क्या करेंगे एंट्री से फिर? तो तीसरे साल का ट्विस्ट सिखाने के लिए ही ये खेल रचना था मुझे, पर आपको समझ आ गया फिगर के साथ कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली हो कुछ भी नहीं रहा, सिंपल चीज़ है, फिर से रिपीट कर देता हूं। हम सोच रहे थे 1,20,000 का नुकसान होगा, तो हम 48, 48, 24 के हिसाब से चल रहे थे। तो 2 साल हमने 48, 48 चला, लेकिन तीसरे साल में ट्विस्ट आ गया कि 300 लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, तो मेरा नुकसान ही सिर्फ 84 का बचा हुआ है। तो 12,000 रुपए अब मुझे उल्टा मतलब वापस डालने पड़ेंगे, है ना।
तो अब देखो, पहले एंट्री लिखो, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि क्या हो रहा है। ESOO अकाउंट डेबिट 12,000। बताओ इसको डेबिट करने के पीछे का आप बताओगे अपना दिमाग लगा के कि ये क्या हो रहा है। वेरी गुड, रिजर्व कम हो गया, क्योंकि 2 साल तक मैं आपको बताता रहा कि माइंड में रखो, माइंड में रखो। मैंने कहा था ना कि 2 साल के अंत में हमारे रिजर्व में हमने कितने रुपए ट्रांसफर कर रखे हैं, 96, झूठ मूठ के। लेकिन अब तो हमें पता है कि ये गलत है, तो इस रिजर्व को अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से 12,000 रुपए इसमें से कम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि नुकसान ही 84 का है टोटल। 12,000 तो हमने फालतू में रिजर्व में डाला था, तो उस रिजर्व को क्या कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं। और 12,000 का रिजर्व कम करने के लिए ये तो आपने डेबिट कर दिया, वेरी गुड। 2, अब क्रेडिट क्या करना चाहिए, मतलब ECE करोगे तो फिर एक रूट करके PNL करोगे, एक तरह से बात तो वही है। तो इसका मतलब हमें क्रेडिट किसको करना चाहिए, PNL। लॉजिकल है बात, तो बिल्कुल समझ आया आपको लॉजिक क्यों हो रहा है, वेरी गुड। तो बस थोड़ा सा इसमें ICAI की गाइडलाइंस ये होती हैं, क्योंकि PNL में डायरेक्टली क्रेडिट करना किसी भी चीज को थोड़ा सा सही नहीं मानते, क्योंकि वो कंपनी की कोई इनकम नहीं है ना। वो तो हमने ही पहले झूठ झूठ का लॉस बुक करा था, अब ये झूठ झूठ की इनकम भी दिखा देंगे तो झूठ झूठ का जंजाल बहुत फैल जाएगा। तो बस ICAI की गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हम PNL के बड़े भाई को इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब हम कहते हैं चलो ये PNL के जो बड़े भाई साहब हैं उनमें ट्रांसफर कर दो, तो बात तो एक ही है। PNL में डालोगे तब भी रिजर्व का ही पार्ट बनना है, जनरल रिजर्व में डालोगे तब भी रिजर्व का ही पार्ट बनना है। मतलब वैसे देखा जाए तो हम इसको PNL में डालने के बजाय जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक स्पेशल एंट्री हो गई जो हमें सीखनी भी थी। बट आपको इसका वो समझ आना चाहिए कि पॉइंट क्या है। तो इसका पॉइंट ये है कि हमारा, इसकी नरेशन लिख लो, उससे आप और समझ जाओगे। बीइंग excess of employees compensation, being excess of employees compensation expense transferred to general reserve account, यानी कि जो फालतू एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था उसे हमने जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो समझ आया थोड़ा थोड़ा। बाकी और क्वेश्चंस में आप और खुद भी सीख जाओगे जब आप आगे इन चीज को बाकी सवाल में भी देखोगे। तो तीसरे साल के अंत में हमें ये स्पेशल एंट्री करनी पड़ी क्योंकि स्पेशल बात थी। चलो, तो वहां तक हम पीली लाइन तक पहुंच चुके। बस अब बहुत सिंपल चीज रह गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। येलो कलर आगे चल रहा है। अब कौन सा दिन आया, देखो अब आ गया वो, हाँ 30 जून को 600 लोगों ने कहा हमें शेयर्स दे दो। तो अब कंपनी 30 जून को 600 शेयर्स इशू करेगी। तो अब हम 30 जून पे आ जाते हैं। अब कंपनी 600 शेयर्स इशू करेगी। तो डेट बन गई 30 जून 2003। तो अब शेयर्स इशू कैसे होते हैं कंपनी के एंगल से, अब मैं एक एक चीज समझा सकता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, देखो भाई, जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो कंपनी को तो पैसा मिला लोगों से, तो इसीलिए कंपनी का क्या डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे, 600 शेयर्स इशू करे, और कितने रुपए का प्रॉमिस करा था कि भाई हम आपको कितने रुपए में देंगे, 40। तो आप कर लो कि कितने आएंगे, तो 600 इंटू 40 24,000। तो कंपनी को 24,000 रुपए मिल गए। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी। फिर एक चीज मैंने जो आपको शुरू में ही बेस बिल्ड कर दिया था
कि हम एक झूठ मूठ का रिजर्व बनाए जा रहे हैं, बार बार झूठ मूठ का रिजर्व बनाए जा रहे हैं शेयर होल्डर फंड क्रिएट करने के लिए। तो मैंने जब वो कॉन्सेप्ट समझाया था तो कहा था ना कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हम उस रिजर्व को क्या करेंगे, मतलब एक तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें जिस दिन एक्चुअल में शेयर इशू करेंगे उस दिन वो रिजर्व झूठ मूठ का खत्म कर देंगे। तो आज वो दिन आ गया, आज हम शेयर्स इशू कर रहे हैं एक्चुअल में, तो आज मेरी शेयर कैपिटल आएगी और वो झूठ मूठ का रिजर्व खत्म हो जाएगा। तो अब हम झूठ मूठ के रिजर्व को खत्म कर देते हैं। तो आइए जी, झूठ मूठ का रिजर्व लिखते हैं, ESOO अकाउंट डेबिट। तो 600 शेयर्स हैं इनटू 120, क्योंकि झूठ मूठ का रिजर्व हम फेयर वैल्यू से बना रहे थे, तो 120। तो कितना झूठ मूठ का रिजर्व खत्म हो गया, 72,000। तो हमारे झूठ मूठ के रिजर्व में वैसे अभी कितने रुपए बचे हुए थे, 84 है ना, लास्ट मतलब ट्रांजैक्शन तक झूठ मूठ के रिजर्व में 84 बचे हुए थे, और हमने और इस झूठ मूठ के रिजर्व में से अब 72 क्या कर दिए और निकाल लिए। तो ये अब झूठ मूठ का रिजर्व सिर्फ कितना बचा हुआ है अभी, 12,000 का वैसे झूठ मूठ का रिजर्व। अच्छा जी, तो ये दोनों एस्पेक्ट आपको क्लियर हो गई कि ये क्या हो रहा है। 2, अब कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो ये तो आपको पता ही है, शेयर कैपिटल रेज होगी, तो 2 शेयर कैपिटल। तो 600 शेयर्स, और ये आपको 12वीं कक्षा में सिखा देते हैं बच्चे को गली गली मोहल्ले के अंदर कि शेयर कैपिटल जो होती है वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही शो होती है। फेस वैल्यू मतलब एक शेयर कितने का होता है, 10 रुपए का। फेस वैल्यू क्या होती है शेयर की, मतलब ये याद है आपको या आप भूल गए आप, मतलब फेस वैल्यू याद है ना। फेस वैल्यू मतलब होता है एक नॉमिनल वैल्यू। बाजार में चाहे शेयर 500 करोड़ का हो या 500 का हो, कितने का भी हो, मतलब फेस वैल्यू होती है जो उसकी नॉमिनल वैल्यू होती है। तो एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, 10 रुपए। तो शेयर कैपिटल तो आपकी फेस वैल्यू पर शो हो जाएगी 6,000। और फिर मैंने आपको लिखवाया था बस ऑब्वियसली इसका मतलब जो भी बच गया वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर दोगे, यानी कि वो सब आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आपने शेयर्स इशू करके ले लिए, वो आपके सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में चले जाएंगे। तो वो कितना आ जाएगा बैलेंस, 90,000। तो ये आपकी शेयर्स इशू करने की एंट्री बन गई 30 जून की कि आपने शेयर्स इशू कर दिए। तो इस एंट्री का लॉजिक क्लियर होगी, क्या क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्या क्रेडिट हो रहा है विद लॉजिक। बहुत बढ़िया। बस फिर उसके बाद तो एक आखिरी काम बचा है। तो आखिरी काम ये कि अब पीली लाइन अगर आगे लेके चलें, शेयर्स भी इशू कर दिए, और फिर बस आखिरी लाइन ये कि जब 30 सितंबर एक्सरसाइज पीरियड खत्म हुआ तो कितने ऑप्शन लैप्स हो गए पके हुए, 100 ऑप्शन लैप्स हो गए। तो मैंने इसकी कॉन्सेप्चुअल एंट्री लिखवाई थी, बाकी यह है कि आप समझ जाओगे अभी करने पर। अब वेस्टेड ऑप्शन जब लैप्स हुए तो एंट्री लिखते हैं, फिर आप एंट्री का लॉजिक भी समझ जाओगे। तो पहले डेट डाल लेते हैं, 30 सितंबर 2003, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। अब हमारे झूठ मूठ के रिजर्व में बताओ कितने रुपए बचे थे, अभी कितने रुपए बचे हुए हैं हमारे झूठ मूठ के रिजर्व में, 12। अब मैं वो क्रॉस टैली करवाऊं कि कैसे उसमें 12 बच रहे हैं। आपके कितने वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो रहे हैं, 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो रहे हैं, और फेयर वैल्यू क्या है, 120। तो अब हम उस झूठ मूठ के रिजर्व को क्या कर देंगे, जो 12 बचा हुआ है उसको भी अब खत्म कर देंगे। अब कहानी खत्म हो गई, फिनिश हो गई। तो अब वो झूठ मूठ का रिजर्व 12 जो बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया, यानी कि अंत में ये झूठ मूठ का रिजर्व हमेशा क्या होगा, 0।
ये इसकी खूबसूरती है झूठ मूठ के रिजर्व की। तो आपका झूठ मूठ का जो रिजर्व 12,000 बचा हुआ था वो भी अब हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब उस झूठ मूठ के रिजर्व को खत्म कर दिया। और खत्म करके इस पैसे को कहां डाल देंगे, जनरल रिजर्व। आईसीआई कहती है कि पीएनएल में मत डालो, वापस से वो थोड़ा अजीब लगेगा, तो जनरल रिजर्व में डाल दो। तो ये हमारी एंट्री बन गई, ESOO अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 12,000। तो ये एंट्री देखो करते ही, ये एंट्री करते ही अब आपके झूठ मूठ के रिजर्व में बैलेंस शीट के अनुसार कितने रुपए बचे होंगे, 0, कुछ भी नहीं बचे होंगे। और इनफैक्ट अगर और थोड़ा सा इसी बात को सोचें तो उल्टा आपके अब जनरल रिजर्व में कितने रुपए आ रहे होंगे, 24। 12 पहले करे थे, 12 अभी ये हो गए जनरल रिजर्व में, तो आपके जनरल रिजर्व में कितने आ रहे होंगे, 24 आ रहे होंगे। तो क्लियर हो गया पूरी कहानी। तो बस फिर ये समाप्त हो जाता है। तो मतलब इन नटशेल पूरे चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो हर तरह के हर क्वेश्चन में आपको मोटा मोटा यही स्टोरी मिलेगी। तो पहले आपका ऑप्शन ग्रांट होगा, फिर उसके बाद ईयर एंड पर आप अपने नुकसान को बुक करोगे, बीच में हो सकता है कुछ लोग नौकरियां छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आप कुछ शेयर्स इशू कर दोगे और कुछ वेस्टेड ऑप्शन फिर लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ आ गई ना स्टोरी। चलो, तो आज तो मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, तो आज बस आप घर जाके आराम से सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को और इसी एक क्वेश्चन को बस देख लेना दोबारा से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसी पैटर्न पे, कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे फिर आपके साथ। ठीक, चलो तो डन, छुट्टी।